सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबर। वॉशिंगटन पोस्ट ने फेसबुक की मूल कंपनी मेटा के पूर्व कर्मचारियों का हवाला देते हुए बताया है कि मेटा की भारतीय टीम ने जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के चिनार कोर के नेतृत्व में एक संगठित प्रचार और गलत सूचना अभियान के खिलाफ कार्रवाई में 1 साल की देरी की। रिपोर्ट के मुताबिक सेना के अधिकारियों ने ट्विटर और फेसबुक के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और पाकिस्तानी सूचना नेटवर्क की गलत सूचनाओं के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के रूप में ऑपरेशन का बचाव किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आदिवासियों के लिए सरना धार्मिक कोड को मान्यता देने की मांग की। 3 पेज के पत्र में सोरेन ने जोर देकर कहा कि पिछले 8 दशकों में राज्य में आदिवासियों की संख्या 38% से घटकर 26% हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जनसंख्या में गिरावट से संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी विकास नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मणिपुर सरकार ने 7 जिलों के 19 पुलिस स्टेशनों को छोड़कर मणिपुर के सभी हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 को आगामी 1 अक्टूबर से अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। मणिपुर में इम्फाल नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर अफसपा के तहत अशांत क्षेत्र घोषणा 2004 से लागू है। अप्रैल 2022 में 6 जिलों के 15 पुलिस थाना क्षेत्रों में अफसपा हटा दिया गया था और 1 अप्रैल से 4 अन्य पुलिस स्टेशन से अशांत क्षेत्र अधिसूचना वापस ले ली गई। विश्व पर्यटन दिवस कल मनाया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 27 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस का उद्देश्य पर्यटन के महत्व, सामाजिक विश्व पर्यटन दिवस सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना है। विश्व पर्यटन दिवस की इस वर्ष की थीम थी पर्यटन और हरित निवेश। पर्यटन से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। वित्तीय स्थिरता के लिए देश पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है। कथित कौशल विकास निगम घोटाले के सिलसिले में सीआईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी की मुखिया और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 3 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। कल न्यायमूर्ति एस.वी. भट्टी ने इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। पीठ का नेतृत्व करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा, मेरे भाई न्यायमूर्ति भट्टी को मामले की सुनवाई के बारे में कुछ आपत्तियां हैं, लेकिन उन्होंने किसी विशेष कारण का खुलासा नहीं किया है। पीठ ने मामले में कोई निश्चित तारीख देने का आदेश पारित नहीं किया, लेकिन याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष याचिका का नए सिरे से उल्लेख करने की स्वतंत्रता दी। सर्वोच्च न्यायालय ने एचआईवी अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने देश की सभी अदालतों, न्यायाधिकरणों और न्यायिक निकायों को एचआईवी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। चीन के हांगझो में एशियाई खेलों में निशानेबाजी में भारत ने आज 2 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक हासिल किए। सिफत कौर समरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में आशी ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय टीम ने 50 मीटर 3 पोजीशन की टीम स्पर्धा में रजत प्राप्त किया। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि रोजा ओटुंगबायेवा ने महिला अधिकारों व समावेशी शासन व्यवस्था के मुद्दों पर गहरे मतभेदों के बावजूद तालिबान नेताओं के साथ संपर्क और बातचीत जारी रखने का आग्रह किया है। अफगानिस्तान में विशेष प्रतिनिधि और यूएन सहायता मिशन के प्रमुख रोजा ओटुंगबायेवा ने मंगलवार को सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए देश में मौजूदा प्रयासों के सकारात्मक दिशा में न जाने पर चिंता जताई। इसके मद्देनजर उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ संपर्क व बातचीत के लिए रणनीति को नए सांचे में ढालने की बात कही। सभी पक्षों में भरोसे की कमी, विश्वास निर्माण में एक गंभीर अवरोध है, लेकिन संवाद के लिए दरवाजे अभी खुले हुए हैं। यह क्षण अपनी समस्याओं के बावजूद एक अवसर है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि संवाद के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतार दिया, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। लेकिन इन दिग्गजों के बयान बता रहे हैं कि उनकी चुनाव लड़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। ये तो अपने समर्थक को टिकट दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें ही टिकट थमा दिया, जिससे दिग्गजों के साथ पार्टी ही मुश्किल में दिख रही है।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी मैदान में उतार दिया है, जिससे पार्टी नेता भी हैरान दिख रहे हैं। विजयवर्गीय दावा कर रहे हैं कि उनकी 1% भी इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं थी। वो तो हेलीकॉप्टर में बैठकर चुनाव प्रचार करने की रणनीति बना रहे थे, लेकिन अब लोगों के सामने हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने इंदौर 1 से टिकट दिया है। वहीं दिमनी से नरेंद्र तोमर को चुनाव मैदान में उतारा गया है। ये पहला चुनाव है जब बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान समिति के प्रमुख को भी मैदान में उतार दिया है। नरेंद्र तोमर को तो समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है। 24 घंटे तक उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब ही नहीं दिए। बाद में उन्होंने कहा कि पार्टी की इच्छा है, आगे देखो क्या होता है। तो साफ है कि तोमर भी विधानसभा का टिकट मिलने से खुश नहीं हैं। प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते भी बेचैन दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के दिग्गजों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें ऐसी सीटों पर उतारा गया है जो कांग्रेस का गढ़ है, तो दूसरी तरफ पार्टी में बगावत भी हो गई है। सीधी में बीजेपी ने सांसद रीति पाठक को टिकट दिया है, जिसके बाद यहां से बीजेपी के विधायक केदारनाथ शुक्ला ने बगावत के संकेत दिए हैं। टिकट के दूसरे दावेदार बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। सतना सीट से सांसद गणेश सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं, जिसके बाद शिवा चतुर्वेदी ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। यहां से पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी भी बगावत कर सकते हैं। श्योपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय त्रिपाठी बनाए गए हैं, जिसके बाद पूर्व जिला अध्यक्ष राधेश्याम रावत ने इस्तीफा दे दिया है। मैहर सीट से श्रीकांत चतुर्वेदी को कैंडिडेट बनाया गया है और इस सीट पर बीजेपी से विधायक नारायण त्रिपाठी ने चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया है। नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर तेज बहादुर सिंह को टिकट दिए जाने से नाराज लोकेंद्र मेहता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मतलब साफ है कि दूसरी सूची के बाद बीजेपी मुश्किल में घिर गई है। एमपी में बीजेपी का कोई दाव नहीं काम करता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दाव बीजेपी की परेशानी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी 2024 के चुनाव में राम मंदिर को मुद्दा बनाने की तैयारी में थी, लेकिन राहुल ने बीजेपी के प्लान की अभी से ही हवा निकाल दी है। तो क्या है राहुल की रणनीति, देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर के पहले चरण का काम दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल 22 जनवरी को हो सकती है। 20 से 24 जनवरी के बीच किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंचेंगे। लेकिन अब खबर यह भी है कि मोदी के राम मंदिर पहुंचने से पहले ही राहुल गांधी मंदिर में पूजा अर्चना करने की तैयारी में है। दरअसल कयासों को और मजबूती उस समय मिल गई जब आचार्य सत्येंद्र दास से राहुल गांधी के सलाहकार और राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ विजय महाराजन की मुलाकात की खबरें सामने आई। आचार्य सत्येंद्र दास ने भी इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह पहले बातचीत हुई थी। विजय महाजन के अलावा कुछ कांग्रेसी नेताओं ने भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी से संपर्क किया था। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि राहुल गांधी से तिथि निर्धारण के बाद अयोध्या दौरे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। आपको याद दिला दे कि ये वही पुजारी हैं जिन्होंने यूपी में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से पहले राहुल गांधी को यात्रा की सफलता के लिए पत्र लिखा था। लेटर में उन्होंने लिखा था कि मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जिस मिशन के लिए आप लड़ रहे हैं वह सफल हो। मैं आपको आपके लंबे जीवन का आशीर्वाद देता हूं। आप लोगों के हित में और लोगों की खुशी के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम कर रहे हैं। मैं भगवान राम की कृपा आप पर हमेशा बनाए रखना चाहता हूं। कांग्रेस के आगे बीजेपी कमजोर पड़ती दिख रही है, तो बीजेपी के नेताओं का धैर्य भी टूटता दिख रहा है, जो उनके बयानों में सामने आ रहा है। बौखलाए बीजेपी नेता हेट स्पीच का भी सहारा ले रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे बल्कि हाल ही में सामने आए 2 रिपोर्ट कह रही है। पीएम मोदी देश से लेकर विदेश तक यह दावा करते हैं कि भारत में हेट स्पीच या फिर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कोई घटना नहीं हुई है। विदेश में पीएम मोदी लोकतंत्र की दुहाई देते नहीं थकते, लेकिन वहीं अब द ह्यूमन राइट और हिंदुत्ववाद समूहों ने भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर कुछ आंकड़े पेश किए हैं। दोनों संगठनों ने रिपोर्ट जारी कर अल्पसंख्यकों पर हमलों और हेट स्पीच के आंकड़े पेश किए हैं। हिंदुत्ववाद ने अपनी हाफ ईयरली रिपोर्ट में कहा है कि 17 राज्यों में 255 कार्यक्रम हुए, जिसमें मुस्लिम विरोधी भाषण दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से करीब आधे कार्यक्रमों को आयोजित करने वाले संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। हिंदुत्ववाद के अमेरिकी रिसर्च प्रोजेक्ट एंटी मुस्लिम हेट स्पीच इवेंट्स इन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 6 महीने में देश भर के 17 राज्यों में इस तरह के 255 कार्यक्रम हुए, जिनमें से 80% यानी 205 बीजेपी शासित राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में हुए हैं। कुल कार्यक्रमों में से 42% को करने वाले समूह आरएसएस से जुड़े हैं। वहीं 70% कार्यक्रम उन राज्यों में हुए हैं जिनमें साल 2023 या 2024 में चुनाव होने वाले हैं। हिंदुत्ववाद की रिपोर्ट में इस पर भी जोर डाला गया है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक,
मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में सबसे ज्यादा इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं। 29% कार्यक्रम सिर्फ महाराष्ट्र में हुए। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट ऐसे समय में जारी की गई है जब देश में लोकसभा में बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी की टिप्पणी को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी का एक भी दांव सफल होता नहीं दिख रहा है, तो अब बीजेपी ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की भी मदद लेना शुरू कर दी है। ये आरोप बीजेपी पर कांग्रेस के दिग्गज नेता ने ही लगाया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं वैसे वैसे राजनेता अपने घरों से बाहर निकलकर जनता से मुलाकात करते हैं। अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं और इसे लेकर सियासी नेता लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, चाहे बीजेपी के नेता हों या फिर कांग्रेस के। दोनों ही दलों के दिग्गजों ने जोर लगा दिया है। लेकिन इस जमघट के बीच एक चेहरा जो लगातार नजर आ रहा है वो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। वो कई बार सूबे का दौरा कर चुके हैं, अब एक बार फिर वो जनता के बीच हैं। इसे लेकर सीएम अशोक गहलोत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अशोक गहलोत ने कहा है कि पहले प्रधानमंत्री आए और अब उपराष्ट्रपति अप डाउन कर रहे हैं। आज उपराष्ट्रपति 5 जगह जाएंगे, 4 हेलीकॉप्टर से 5 जगह दौरा है। गवर्नर साहब हो या उपराष्ट्रपति हो, हम सम्मान करते हैं। उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति बनेंगे तो भी हम स्वागत करेंगे, लेकिन अभी मेहरबानी रखें। बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, इसका कोई तुक नहीं है। क्या तुक है? चुनाव चल रहे हैं राजस्थान में। इतना ही नहीं, सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आप बार बार आओगे तो लोग क्या समझेंगे, आप चाहते क्या हो। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका मान सम्मान रहना चाहिए, चाहे कोई सरकार हो। प्रधानमंत्री ने इस बार कहलवा दिया कि प्रोटोकॉल में कोई नहीं आएगा, न अफसर न मंत्री। शेखावत साहब उपराष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने कहा था कि राजस्थान मेरा घर है, यहाँ कोई प्रोटोकॉल में नहीं आएगा। तो अब सीएम गहलोत ने तो दौरे को लेकर सवाल उठा दिए हैं, लेकिन वाकई ये दौरा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के सियासी संकेत देता है। चुनाव चल रहा है और उपराष्ट्रपति के दौरे भी बढ़ रहे हैं। राजस्थान में कुछ अलग ही चल रहा है। अलग इस समय तेलंगाना में भी बहुत कुछ हो रहा है। सत्ताधारी पार्टी बीआरएस में इस्तीफे की बाढ़ सी आ गई है और नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। तो आखिर क्यों बीआरएस छोड़ रहे दिग्गज नेता, देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना में इस बार बीआरएस की सत्ता मुश्किल में दिखाई दे रही है। 9 साल से प्रदेश की जनता पर कायम बीआरएस के लिए इस बार कांग्रेस ने मुश्किलें बढ़ा दी है। खासतौर पर कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद से कांग्रेस ने तेलंगाना में आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान चला रखा है और पार्टी यहाँ जीत के करीब भी दिखाई दे रही है और इसका असर सत्ताधारी दल बीआरएस पर दिखाई दे रहा है। बीआरएस के कई नेता कांग्रेस में आने की तैयारी कर रहे हैं। खानापुर से बीआरएस विधायक अजमीरा रेखा नाइक ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। हालांकि वो कब तक पार्टी का दामन थामती है ये तारीख अभी साफ नहीं हो पाई है। तो वहीं दूसरी तरफ महबूब नगर से एमएलसी कुचुकुल्ला दामोदर रेड्डी के बेटे राजेश रेड्डी पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि महबूब नगर के एमएलसी काशी रेड्डी नारायण रेड्डी कांग्रेस में जाने का विचार कर रहे हैं। नारायण रेड्डी के जाने से महबूब नगर में बीआरएस के गढ़ पूरी तरह से ढह जाने की भी आशंका पैदा हो जाएगी। तो वहीं बोथ विधायक राठौड़ बाबू राव भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बता दें, बाबू राव ने अपने कार्यकाल के दौरान साफ सुथरे रिकॉर्ड के बावजूद पार्टी के फैसले पर निराशा व्यक्त की है और उनके कांग्रेस का हाथ थामने की सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि हम तेलंगाना जीत रहे हैं। ऐसे में बीआरएस पार्टी के बिखरते विधायक केसीआर की मुश्किलों में और ज्यादा इजाफा कर रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना में ही मजबूत नहीं हो रही बल्कि पूरे देश में भी वो मजबूत हो रही है। तो मुसीबत बीजेपी की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खासतौर पर मणिपुर में तो बीजेपी की सरकार पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। 5 महीने बाद भी हालात नियंत्रण में नहीं है। अब एक बार फिर से नेटबंदी हो गई है। पूरे राज्य को अशांत घोषित कर दिया गया है। तो क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में एक बार फिर हालात चिंताजनक दिखाई दे रही हैं। सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए 1 अक्टूबर तक इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि हिंसा की घटनाओं में कमी आने के बाद हाल ही में सरकार ने 23 सितंबर को मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल कर दी थी। लेकिन इंटरनेट चालू होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर ने राज्य सरकार के सारे दावों की पोल खोल दी। 3 दिन पहले ही सीएम बीरेन्द्र सिंह ने कहा था कि इलाके में हालात काबू में है। अब इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि 147 दिनों से मणिपुर के लोग परेशान हैं, लेकिन पीएम मोदी के पास राज्य का दौरा करने का समय नहीं है। इस हिंसा में छात्रों को निशाना बनाए जाने की तस्वीरों ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब यह स्पष्ट है कि इस संघर्ष में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को हथियार बनाया गया था। खूबसूरत राज्य मणिपुर को भाजपा के कारण लड़ाई के मैदान में बदल दिया गया है। अब समय आ गया है कि पीएम मोदी भाजपा के अक्षम मणिपुर मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। किसी भी आगे की उथल पुथल को नियंत्रित करने के लिए पहला कदम होगा। कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री झूठ, गालियां और अपमान करने की अपने
ट्रेडमार्क निशान को पीछे छोड़ते हुए कई राज्यों में घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें मणिपुर जाने के लिए एक दिन भी क्यों नहीं मिल पाता, ये समझते परे है। आज फिर मणिपुर में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई है। परेशान करने वाला एक वीडियो सामने आया है जो हालात सामान्य होने के दावों का पूरी तरह से माहौल उड़ा रहा है। लेकिन जहां तक मणिपुर का सवाल है, प्रधानमंत्री को कोई भी बात ना तो हिला सकती है और ना ही विचलित कर सकती है।